हाँ जी बच्चों, देखो आज का टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम क्या है वो बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, बेसिकली यहाँ फ्लूइड पार्टिकल, ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स का टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। बोले तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। अगर फ्लूइड एक पॉइंट से, जैसे पाइप में फ्लूइड एक पॉइंट से ऊपर चला गया किसी एंगल, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी सेम फ्लूइड पार्टिकल है, दैट एनर्जी विल बी अ कांस्टेंट, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम। तो यहाँ जब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ तीन टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। वन इज पी, स्टैंड्स फॉर प्रेशर एनर्जी। सेकेंड, half density v square, that's kinetic energy per unit volume, and the last one is density gh, that is gravitational potential energy per unit volume। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम कांस्टेंट, या इसी को दूसरे फॉर्म में कहेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, kinetic energy per unit volume, and the last one gravitational potential energy per unit volume। तीनों वॉल्यूम का सम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम इज कांस्टेंट, और इसका नाम कहलाता है सर कोई वेटिंग रूम में है। बर्नौलीज थ्योरम। आ गए। ठीक है, तो यहाँ देखो थ्योरम में तीनों टर्म का फंडा समझ में आया। तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट करता है, दैट इज द सिंपल है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन। theoretical application, ठीक है, one of the theoretical application is landing and take off of plane। देखिए ये काम कैसे करता है वो थोड़ा समझिए। देखो तो यहाँ पे क्या है, प्लेन के दो विंग्स होते हैं, और प्लेन के बारे में अपने को पता है क्या है कि प्लेन किसी वेलोसिटी से जाएगा। तो कहा जाता है कि प्लेन का एक मिनिमम वेलोसिटी अटेंड करना चाहिए, या इसी को फॉर्म में दूसरा कहा जाता है रनवे। प्लेन जिस पे रन करता है, रनवे का एक मिनिमम लेंथ होना चाहिए। अगर वो मिनिमम लेंथ मिलेगा तो प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। अगर वो मिनिमम लेंथ नहीं मिलेगा तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा या गिर जाएगा। ये कहा जाता है, मूवीज में आप लोग तो सुने ही होंगे। ठीक है, अब क्यों ऐसा है, अब उस पे आते हैं। ठीक है, तो प्लेन जब देखते होगे, प्लेन के दोनों साइड से ऐसे विंग्स लगे होते हैं। विंग्स के नीचे एक ऐसा गोल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है टरबाइन। तो टरबाइन क्या होता है, उसके अंदर फैन लगे होते हैं, और वो फैन काफी हाई स्पीड से मूव कर सकता है। ठीक है, और ये फैन दोनों टाइप से रोटेट कर सकता है। जैसे हम लोग नॉर्मल छत पे जो फैन लगाते हैं उसको घुमाते हैं तो ऊपर के एयर नीचे आता है, लेकिन अंदर के एयर बाहर। तो उसको हम लोग दोनों टाइप, मतलब अगर प्लेन ऐसा है, विंग्स ऐसे है, ये टरबाइन यहाँ लगा हुआ है, तो हम लोग इधर की हवा को इधर भी भेज सकते हैं। हम लोग कैसा ऑपरेट करें उस पर। ठीक है, अब देखो काम कैसे करता है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्लेन मूव किया तो प्लेन जब मूव करेगा तो प्लेन का एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो विंग्स के ऊपर एयर का वेलोसिटी, विंग्स के नीचे एयर का वेलोसिटी दोनों सेम। एयर से काफी हाई स्पीड से जा रहा है, तो प्लेन के दो विंग्स के ऊपर, विंग्स के नीचे दोनों वेलोसिटी सेम। ठीक है, लेकिन अगर प्लेन को टेक ऑफ कराना है तो एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगना चाहिए, और उस फोर्स की वजह से ऊपर उठेगा। ऐसा तो नहीं है कोई आदमी काफी तेज दौड़ने लगे तो अपने आप हवा में उड़ जाएगा, नहीं ना, कोई एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए ऊपर ले जाने के लिए,
तो एक्स्ट्रा फोर्स क्यों मिलता है, यहां से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अगर विंग का एक वेलोसिटी है, ऐसे जा रहा है, तो विंग्स का वेलोसिटी है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में है उसका एक वेलोसिटी होगा पीछे की ओर, और काफी हाई सर स्पीड से अगर प्लेन गया तो दोनों साइड सर वेलोसिटी का आवाज वैल्यू, बीच बीच में कभी कभी रुक जा रहा है। थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, तो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। देखो, इसमें आप ऐसे देख सकते हो, ये एक प्लेन का विंग है, ठीक है, और ये प्लेन काफी हाई है, तो प्लेन का ये जो विंग है, इस विंग का भी एक वेलोसिटी है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे एयर पीछे जा रहा है, तो ये आगे जा रहा है, और ऊपर नीचे एयर का वेलोसिटी सेम। ठीक, तो ये प्लेन कब उड़ेगा, जब नीचे से कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगेगा, तो प्रेशर की वजह से फोर्स तो लगता ही है, लेकिन अगर नीचे का प्रेशर बड़ा हो और ऊपर का प्रेशर छोटा हो, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगेगा, and that will help to take off। इसी फंडा पे ये याद करो, नीचे का प्रेशर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में देखो, तो प्रेशर बड़ा कब होगा, जब ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म छोटा होगा, तो यहाँ एक और टर्म आता है हाइट। तो ये याद कीजिए, प्लेन का जो विंग हम लोग देखते हैं, क्या उसका थिकनेस बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं, थिकनेस बड़ा नहीं है। दोनों के हाइट का, ऊपर और नीचे का हाइट में डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो पोटेंशियल पोटेंशियल लगभग दोनों का सेम, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन बस ये दोनों देखना है, ठीक है, और नीचे का बड़ा वैल्यू चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पे कम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एयर का कम कैसे होगा, ठीक है, यहाँ जो नीचे का जो टरबाइन है उसको ऐसा घुमाया जाए कि वो टरबाइन पीछे के एयर को आगे धक्का देना लगे, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, ये टरबाइन क्या किया, पीछे के एयर को आगे धक्का देने लग गया, और इसका विंग का तो वेलोसिटी था, तो ऊपर का जो एयर है उसका वेलोसिटी तो बड़ा ही है, लेकिन यहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स ऐसे जाने लग गया, एक्स्ट्रा एयर ऐसे जाने लग गया, और ये एयर ऐसे जाता हुआ दिख रहा था, तो नीचे जो एयर का वेलोसिटी है, क्या वो बहुत ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? ये ऐसे जा रहा था, ऊपर के एयर का वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, नीचे के एयर का वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये एक फैन जैसा काम किया, एग्जॉस्ट फैन जैसा, ये इधर से हवा को इधर भेजने लग गया, तो एयर का वेलोसिटी इधर 1000 आ रहा था और एक्स्ट्रा एयर इधर जाने लग गया, तो नीचे का एयर का वेलोसिटी क्या 1000 रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नीचे के एयर का वेलोसिटी जब कम हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म कम हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी तो सेम था, प्रेशर वाला टर्म बड़ा, यहाँ प्रेशर का वैल्यू बड़ा, ऊपर में प्रेशर का वैल्यू छोटा, सर वेटिंग रूम में शायद। ठीक है, तो नीचे में प्रेशर का वैल्यू बड़ा, ऊपर में प्रेशर का वैल्यू छोटा, तो प्रेशर बड़ा है तो एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगेगा या नहीं? और जब एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगेगा, ये प्लेन सीधा ही जाएगा या थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा, तो इस तरह से हेल्प करता है टेक ऑफ में, ठीक है। अब लैंडिंग की कहानी देखो, एक प्लेन है, हवा में है, नीचे एयरपोर्ट, लैंड करना है, ठीक है, तो एक तो है कि अपना सीधा डायरेक्शन ऐसा बता दे, लेकिन ऐसा डायरेक्शन बताने के बाद उसको सीधा भी लैंड करना होगा, तो ये जो विंग्स होता है, प्लेन के एक साइड का विंग, ये विंग की वजह से उसको लैंडिंग में भी हेल्प मिलता है। कैसे? अब ये समझो, एयर, जब प्लेन का कोई वेलोसिटी है,
तो ऊपर नीचे दोनों साइड एयर का वेलोसिटी सेम, ऊपर नीचे एयर का वेलोसिटी सेम। अब इसको लैंड करवाना है, तो ऊपर का फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये फोर्स छोटा होना चाहिए, मतलब ऊपर का प्रेशर बड़ा, नीचे का प्रेशर छोटा, तभी एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा विंग पे और प्लेन नीचे जा पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो लॉजिक ऐसा लगता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो एयर है उसका तो एक वेलोसिटी है, यहाँ भी सेम वेलोसिटी है। अब ये टरबाइन क्या किया कि इस साइड का जो एयर था उसको पीछे खींचने लग गया। तो पहले एयर का जो वेलोसिटी था और एक्स्ट्रा पीछे खींचने लग गया, तो यहाँ एयर का वेलोसिटी वही है कि बढ़ गया, बढ़ गया। ये समझ में आ गया या नहीं? हाँ, तो नीचे वाले एयर का वेलोसिटी बढ़ गया, तो नीचे वाले का काइनेटिक एनर्जी बड़ा हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू कम, ऊपर प्रेशर का वैल्यू बड़ा, तो एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नीचे। तो इस तरह से वो नीचे जाता है। ठीक है, तो लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ प्लेन में बर्नौलीज थ्योरम काम करता है, ये समझ में आ रहा है? देखो एक दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। एक छोटा सा डिवाइस है जिसका नाम कहते हैं हम लोग एटोमाइजर। ठीक है, तो पहले आपको समझाते हैं एटोमाइजर है क्या। होली के टाइम पे याद है? सर स्प्रे गन। बिल्कुल, होली के टाइम पे होली खेलने के लिए इस टाइप के पिचकारी आप लोग यूज करते थे या देखे होंगे? ओल्ड यस टाइम सर, में ये ज्यादा यूज होता था। यस सर। यहाँ पानी डाल लो, अब पुश करो, ये पानी यहाँ बाहर जाएगा, याद है? यस सर। एटोमाइजर क्या होता है? यहाँ इसके नीचे एक छोटा सा कंटेनर बनाया जाता है और इस पे एक लिक्विड डाला जाता है। हाँ इसका सर। बेसिक वर्क क्या होता है? बेसिक वर्क क्या होता है कि यहाँ पे ये फील्ड्स में इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने का काम में आता है। फील्ड्स में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होता है? एयर, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको एयर को ऐसे पुश करते हैं। तो जब एयर को पुश करते हैं यहाँ से हवा कहीं, अब एयर पुश करने के साथ ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ऊपर चले जाएगी। ऊपर चला गया तो हवा के साथ ये लिक्विड बाहर, दैट इंसेक्टिसाइड। ठीक है, और इस डिवाइस, ठीक है, अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल सेम है जैसे आप लोग जनरली नॉर्मल यूज में परफ्यूम्स यूज करते हो। तो परफ्यूम में क्या होता है? एक छोटा सा बटन होता है, उसको पुश करते हैं तो अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। अब उसको फोर्स लगा के बुलाते तो नहीं हो। अब जब परफ्यूम खत्म हो गया तो भी प्रेस करते हैं तो कुछ हवा बाहर निकलता है। सेम फंडा। ठीक है, तो पहले एक्सप्लेन करते हैं होता है कैसे है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है। अगेन दो पॉइंट सेलेक्ट करो, एक यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट करो और एक यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट करो। दो पॉइंट सेलेक्ट करो, दोनों पॉइंट्स के बीच का हाइट का डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है? नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म दोनों पॉइंट पे लगभग सेम, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म दोनों पॉइंट पे सेम। तो जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो इन दोनों टर्म का सम इक्वल टू कांस्टेंट होगा। पक्का? चलो, अब हम लोग क्या किए, इसको ऐसे पुश करना चालू किए। द मोमेंट आप इसको ऐसे पुश करते हैं तो यहाँ जो एयर है उस एयर का वेलोसिटी बाहर, तो एयर को वेलोसिटी मिलेगा तो इस पॉइंट को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। एयर मॉलिक्यूल्स को मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी जब एयर मॉलिक्यूल्स को मिलेगा तो क्या उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा या उससे थोड़ा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी मिल गया, दोनों का सम तो कांस्टेंट होना चाहिए था। तो जब वेलोसिटी मिल गया तो प्रेशर का वैल्यू थोड़ा कम,
तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कम, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ प्रेशर बड़ा है, यहाँ प्रेशर छोटा है। तो जब यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू बड़ा है और तो लिक्विड पे एक्स्ट्रा फोर्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगेगा। जब लिक्विड पे एक्स्ट्रा फोर्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगेगा तो ये लिक्विड नीचे ही रहेगा या साथ में थोड़ा ऊपर भी जाएगा? तो साथ में थोड़ा ऊपर भी जाएगा। यस सर। ये लिक्विड अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो एयर का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की वजह से ये लिक्विड बाहर भी निकल जाएगा। यस सर। अब बाहर निकल जाएगा तो स्प्रेड आउट हो जाएगा। यस सर। फंडा समझ में आ गया? अब देखो परफ्यूम्स में क्या होता है, जैसे आप एक नोजल को प्रेस करते हो तो नोजल को प्रेस करने से क्या होता है कि वहां जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाते स्टार्ट करता है हाई प्रेशर। तो एयर मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकलेगा तो नीचे जो लिक्विड होगा ट्यूब के नीचे, अब वो लिक्विड भी ऊपर चढ़ के साथ में निकलना स्टार्ट करता है। सेम फंडा फॉर एटमाइजर। एटमाइजर का फंडा समझ में है तो पूछ नहीं। देखो इसका नाम कहलाता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो पहले आपको समझाते हैं मैग्नस इफेक्ट है क्या, ठीक है। ये बताओ क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे? यस तो सर। कई बार ये फोरकास्ट होता है द पिच इज गुड फॉर द स्पिन। यस सर। बारिश जैसा होता है, नमी होता है तब। लेकिन जब काफी गर्मी का टाइम होता है तो वहां बोलता है स्पिन के लिए पिच बहुत बढ़िया नहीं है। यस सर। बाउंस ज्यादा होता है। तो कई बार आप लोग देखे होंगे क्रिकेट में, जब अगर मान लो दिस इज द विकेट, ठीक है, तो बॉल को अगर यहाँ जाना है तो बॉल सीधा नहीं जाके कई बार स्विंग कर जाता है। तो स्विंग के लिए दो जगह होता है, एक बाउंस करने के बाद एक एयर में भी थोड़ा थोड़ा स्विंग होता है। हाँ, तो एयर का स्विंग कैसे हो जाता है और उस स्विंग का नाम कहलाता है मैग्नेस इफेक्ट। और एयर का स्विंग थोड़ा सा आपको क्रिकेट में कम दिखता है, लेकिन फुटबॉल के मैच में देखो स्विंग, इफ दिस इज द गोल पोस्ट, आके ऐसे घूमते हुए ऐसे आया, टर्न करते हुए आके घूमता है, स्विंग थोड़ा ज्यादा दिखता है। दैट स्विंग का नाम मैग्नेस इफेक्ट। पता रहता नहीं है। अब ये स्विंग क्यों होता है वो समझाते हैं। तो मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गया? तो जब भी कोई बॉल स्विंग भी किया, चल भाग, एंगल बदला, उसका नाम मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है। देखो ये मैग्नेस इफेक्ट कैसे होता है। सपोज एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल के सेंटर का एक वेलोसिटी v है, v मिल गया। इस बॉल को आगे भेज गए हैं, लेकिन साथ में एक हम लोग ओमेगा के साथ रोटेट भी करते हैं, ठीक। तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? v तो आगे है ही, ओमेगा इंटू आर भी आगे होगा, तो नेट वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर। अगर हम लोग नीचे का पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, इसमें v आगे लेकिन ओमेगा आगे पीछे, तो नेट वेलोसिटी v प्लस और v माइनस ओमेगा आर। अब दोनों पॉइंट का अलग अलग नाम कर देते हैं, ए एंड बी। नेम समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बताओ जो फुटबॉल या बॉल सेलेक्ट करते हैं उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है क्या क्रिकेट बॉल के या फुटबॉल का? नहीं। तो डायमीटर बहुत बड़ा नहीं होता है, तो दोनों पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एनर्जी में मिलेगा, mgh वाला क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh।
हाइट दोनों पॉइंट डिफरेंस सर नहीं, हाइट दोनों पॉइंट के बाद क्या बोले सर, सुनाई नहीं दिया। डिफरेंस। सर रुक रुक कर आ रहा है आवाज, बीच बीच में सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए इसमें क्या है, मैग्नेट इफेक्ट में क्या हो जाता है कि जब हम लोग किसी बॉल को स्ट्रेट लाइन का मोशन और साथ में ओमेगा से रोटेट भी करवा देते हैं दोनों, इसमें 2 पॉइंट जो सिलेक्ट करते हैं, दोनों पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, का हाइट का डिफरेंस, हाइट वो तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब दोनों पॉइंट का हाइट लगभग सेम, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वाले टर्म, इसका वैल्यू भी दोनों जगह लगभग सेम, तो ये टर्म को नहीं लेना है बिकॉज दोनों जगह सेम है, तो डिसाइड करने वाला टर्म ये दोनों ही होगा, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, ये दोनों एनर्जी का टर्म डिसाइड करेगा। अब एक पॉइंट का वेलोसिटी बड़ा है, तो होता क्या है कि अगर बॉल को आप किसी पॉइंट से मूव कराइएगा, देखो बॉल को जब आप किसी पॉइंट से मूव कराइएगा तो उसके साथ में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको भी लगभग सेम वेलोसिटी मिलता है, साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी भी सेम, तो इसका जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट का, तो इसके ठीक ऊपर जो एयर होगा उसका वेलोसिटी भी सेम। अब नीचे का जो पॉइंट होगा बी का जो वेलोसिटी है, अब बी के जस्ट नीचे जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा उसका वेलोसिटी भी सेम। अब थ्योरम देखो, पॉइंट ए का वेलोसिटी बड़ा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू बड़ा, प्रेशर का वैल्यू थोड़ा छोटा, तो जब ये वैल्यू बड़ा है ये वैल्यू छोटा है तो इसका प्रेशर कम, नीचे का एनर्जी बड़ा तो प्रेशर का वैल्यू, सॉरी नीचे का काइनेटिक एनर्जी छोटा तो प्रेशर का वैल्यू बड़ा, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे Yes. सिंपल वेलोसिटी बड़ा है, दैट मीन्स प्रेशर एट ए का वैल्यू छोटा, काइनेटिक एनर्जी छोटा, प्रेशर एट बी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा ए से, तो बी की वजह से फोर्स ऊपर नीचे, तो प्रेशर बी का बड़ा था तो नेट फोर्स ऊपर की ओर, तो ये बॉल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा या यहां से ऊपर होते हुए जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर भी तो लग गया, हाँ तो सीधा जाने की जगह थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जिसका नाम फ्लाइटेड बॉल कह सकते हो, मुरलीधरन का बॉलिंग, फ्लाइटेड बॉल्स, ठीक है, तो ये फंडा हुआ, ठीक। अब कई बार ये जो स्विंग होता है ये राइट लेफ्ट होता है, अब उसमें क्या करते हैं, देखो उसमें क्या करना होता है कि जो बॉल है इसको हम लोग सीधा वेलोसिटी देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा दी, इसका मीनिंग ऐसा कि जैसे कि मान लो ये पेन हो गया, ठीक है, ऐसे कर दिए, हम लोग इसको सीधा दे गए हैं और साथ में ऐसे घुमा रहे हैं, टर्निंग समझ में आ रहा है, आगे जा रहा है और ऐसे टर्न, ठीक है, सेम लॉजिक, वेलोसिटी भी आगे, तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी तो आगे है और साथ में ऐसे घूम रहा है, तो इधर वेलोसिटी भी आगे, ओमेगा आर भी आगे, वेलोसिटी बड़ा, और पीछे वाले पॉइंट का भी आगे लेकिन ओमेगा आगे पीछे, तो इसका वेलोसिटी बड़ा है, इसका वेलोसिटी छोटा है, तो वेलोसिटी जितना है वहां प्रेशर का वैल्यू, वेलोसिटी छोटा, काइनेटिक एनर्जी छोटा तो प्रेशर का वैल्यू बड़ा, यहाँ प्रेशर का वैल्यू छोटा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, Yes sir. इधर फोर्स, तो ये सब सीधे जाएगा या सीधे घूमते के साथ ऐसे भी घूमेगा, घूमेगा ना, स्विंग राइट स्विंग लेफ्ट। Yes sir. अब फुटबॉल में क्या होता है कि देखो रेडियस क्रिकेट बॉल से तो बड़ा ही होता है, क्रिकेट वाले बॉल से फुटबॉल वाले का रेडियस भी बड़ा होता है, हल्का भी होता है, हल्का होने की वजह से फोर्स अगर थोड़ा भी लगा तो स्विंग पता चल जाएगा, और रेडियस बड़ा है तो ओमेगा आर का वैल्यू भी बड़ा होगा, तो नेट वेलोसिटी पे इफेक्ट थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस होगा। Yes sir.
तो फुटबॉल में इसलिए स्विंग थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन क्रिकेट में स्विंग, क्रिकेट बॉल में स्विंग कम, क्योंकि फोर्स तो लगा लेकिन मास ज्यादा है, तो चेंज तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट का नाम क्या कहलाएगा? मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना होगा, हम लोगों को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद हम लोग को कुछ टर्म लिखने पड़ेंगे। क्या? कि द टू पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, सो द काइनेटिक एनर्जीज आर डिफरेंट, greater than velocity of B, so kinetic energy of A is greater than that of B, और यहाँ इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी बड़ा तो प्रेशर छोटा, इसलिए एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा B। ठीक है, वो मैं लिखवा देता हूँ, आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये डायग्राम पहले बनाइए। कुछ कंफ्यूजन है बच्चों तो पूछ लीजिए। डायग्राम बना लिए? यस सर। चलो अब थोड़ी सी कहानी लिखनी है। The 2 points A and B have different velocities. So are the different velocities of air in contact with those points. इसके कांटेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसका वेलोसिटी भी अलग अलग है। VA greater than VB. According to Bernoulli's theorem, A plus half density VA PB। देखो बर्नौलीज थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यू बड़ा है तो बी का प्रेशर बड़ा, पी ए लेस पी। यहां से इस थ्योरम से ही ये कंक्लूजन निकल जाएगा। सो एंड एक्स्ट्रा force is applied from B to A due to pressure difference। इसलिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए।
और इसी फिनोमिना का नाम कहलाएगा मैग्नस इफेक्ट। ऊपर वाले को हटा देते हैं। This phenomenon is called मैग्नस इफेक्ट। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें, है इसमें? नो सर। मैग्नस इफेक्ट क्लियर? देखो यस सर। तो सर स्विंग जो बोल रहे थे, बॉल स्विंग करता है, उसका प्रिंसिपल फिर बता दीजिएगा नहीं होगा। बेटा एक बार फिर से पूछो, फिर से बोलिए। सर जो आप बोल रहे थे ना, स्विंग करता है बॉल, तो वह हम समझ नहीं पाए अच्छे से कैसे करता है। चलिएगा फिर से बता दो स्विंगिंग के पीछे की। देखो कुछ और कहानी भी बताते हैं, ठीक है? तो पहले ये बताओ, जब मौसम का फोरकास्ट मौसम के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि स्विंग के लिए अच्छा मौसम है, पिच अच्छा है या खराब है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा है या मॉइस्ट एयर है या मॉइस्ट एयर नहीं है या ड्राई एयर है। होता क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड होने से क्या होता है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से एयर का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। एयर का डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो साथ में अगर ये बॉल आगे जाएगा तो साथ में एयर ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी उसके साथ साथ होगा, डेंस है तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। साथ में इसका जो वेलोसिटी है वो पतला, क्योंकि थोड़ा थिक लेयर होगा, लेकिन वही अगर तो एयर का डेंसिटी कम है, मतलब हाई टेम्परेचर है इसलिए डेंसिटी कम। तो ये जब बॉल आगे बढ़ेगा तो इसके साथ में जो एक दो मॉलिक्यूल, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के जो साथ में जाए, डेंसिटी ज्यादा है तो साथ में जाने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो साथ में ज्यादा अभी भी मॉलिक्यूल आवाज रुक जाएंगे, रुक कर आ रहा। प्रेशर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा फील होगा। मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा मिलेगा और प्रेशर का इफेक्ट भी थोड़ा ज्यादा फील होगा। तो टेम्परेचर का वेरिएशन समझ में आया? ह्यूमिडिटी है या ह्यूमिडिटी नहीं है उसमें डिफरेंस, ठीक है? अब देखो दूसरा, आप ये देखो कि अगर आप यहाँ पे इसका एक वेलोसिटी भी देते हैं, ठीक है, और साथ में ओमेगा से रोटेट कर दिए, तो इसका वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर, इस पॉइंट का वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर। तो वेलोसिटी बड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बड़ा, तो प्रेशर छोटा। इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर बड़ा है, तो एक्स्ट्रा फोर्स हमेशा हाई प्रेशर टू, तो ऊपर वाला फोर्स लगेगा एक, ये सीधे भी जाएगा और साथ में थोड़ा ऊपर भी उठेगा। तो साथ में जब ये ऊपर उठा तो क्रिकेट में देखे होगे तो फ्लाइटेड बॉल्स होते हैं, दैट फ्लाइटेड बॉल्स अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है? अब दूसरा देखो, एक बनता है कि यहाँ जो स्विंग किया गया वो गोल घुमाया गया, ये एक्सिस हो गया, ऐसे घुमाया जाएगा, बॉल सीधा जा रहा है और ऐसे घूमते हुए, ठीक है? इस वाले स्विंग को थोड़ा समझो। तो देखो यहाँ पे हम लोग आगे दिए और ये ऐसे घूम रहा है, इनका ओमेगा इंटू भी आगे, तो सेंटर का वेलोसिटी आगे, ओमेगा इंटू आर भी आगे घूम रहा था, तो सेंटर का वेलोसिटी भी आगे, ओमेगा आर पीछे। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर, दोनों समझ में आया? v प्लस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर, तो इसका वेलोसिटी बढ़ा, तो वेलोसिटी बढ़ा तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बड़ा, प्रेशर वाला टर्म छोटा। तो इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर बड़ा है,
तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका प्रेशर बड़ा, इसका प्रेशर छोटा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इधर फोर्स लग गया, सीधा भी जा रहा है और एक्स्ट्रा फोर्स इधर भी लग गया, तो बिल्कुल सीधा जाएगा या थोड़ा सा ऐसे टर्न भी करेगा, टर्न भी करना चाहिए ना। हाँ, तो वो टर्निंग की वजह से हम देखो स्विंग दिखता है, वो साइड वाइज स्विंग। और फुटबॉल में क्या होता है, ओमेगा आर का वैल्यू बड़ा हो जाता है बिकॉज रेडियस बड़ा है, इसलिए स्विंग थोड़ा ज्यादा दिखता है, और फुटबॉल का मास भी कम होता है इसकी वजह से भी स्विंग समझ। दैट इज द मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, देखो एक और एप्लीकेशन देखिए, इसमें क्या होता है, कई बार जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन, तो साइक्लोन के केस में हम लोग कई बार देखते हैं कि जो घर है वो तो वैसा ही रह गया, ठीक है, लेकिन जहां एस्बेस्टस की शीट लगे हुए होते हैं, पुराने वाले शीट, तो वो छत गायब हो जाता है। ठीक है, इसका नाम कहते हैं हम लोग अपरूटिंग ऑफ रूफ, छत गायब होने वाली कहानी। ये छत गायब होने वाली जो कहानी होती है उसमें ही बर्नौलीज थ्योरम रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली कहानी कब होती है, ड्यूरिंग साइक्लोन। अब देखो साइक्लोन आने से अंतर क्या पड़ा, पहले आपको वो समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, जब साइक्लोन जाता है तो एयर जो है उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कहा जाता है 230 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइक्लोन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप सपोज करो दिस इज, इसके नीचे ये छत हो गया आपका, नीचे घर हो गया, इसके ऊपर आपका एयर है, तो एयर का वेलोसिटी बहुत बड़ा है। तो जब यहाँ एयर का वेलोसिटी बहुत बड़ा है तो एयर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी वो भी बहुत बड़ा होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बहुत बड़ा होगा तो प्रेशर वाला टर्म छोटा होगा, तो यहाँ प्रेशर कम है। यहाँ तो अंदर, घर के अंदर जो लिक्विड एयर है, एयर का कोई मोशन है क्या, नहीं, उसका तो वेलोसिटी नहीं है, तो एयर तो वहां पे रेस्ट है, तो रेस्ट पे है, मतलब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक और इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से बहुत कम, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ज्यादा लग जाएगा। तो ये जो कंक्रीट का शीट्स होता है, यहाँ जो नट बोल्ट से साइड अटैच किया जाता है, वो फोर्स बहुत कम है। तो जब ये फोर्स, मतलब नट बोल्ट का फोर्स कम है इसको रोकने के लिए, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स बड़ा है, इसलिए वो छत गायब। ठीक है, कंक्रीट वॉल्स में क्या होता है, वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, कंक्रीट का बना होता है, इसलिए वो अपरूफ्टिंग नहीं होता, लेकिन एस्बेस्टस के जो शीट है वो सब गायब हो जाते हैं। फंडा क्लियर, अपलिफ्टिंग ऑफ प्रूफ। यस सर। अब देखो कुछ और भी कहानियां हैं, जैसे अगर आपको इस पेपर को ऐसे रख के हवा में फ्लोट करवाना, ठीक है, आप एयर ब्लो इधर कर सकते हो, साइड वाइज एयर ब्लो कर सकते हो, ऊपर या नीचे एयर ब्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इसको, अगर आपको हवा में फ्लोट करवाना है तो हवा में फ्लोट करवाने का मेथड क्या होगा, किसका, नीचे का या ऊपर का? अपने को एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर चाहिए ना, तो नीचे का प्रेशर बड़ा होना चाहिए, ऊपर का प्रेशर कम, तो ऊपर का प्रेशर कम होना चाहिए, मतलब यहाँ एयर का वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा, तो एयर का वेलोसिटी यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा दो, यहाँ एयर का वेलोसिटी कम कर दो, तो हाई वेलोसिटी यहाँ प्रेशर कम, लो वेलोसिटी प्रेशर ज्यादा, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से फोर्स, अब वो ऊपर से इसको mg को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, वन मोर थिंग, आप पुराने टाइप के घर सब देख लो, घर नहीं, महल और मंदिर, उन सब में क्या होगा, पुराने टाइप में जो बनाए जाते हैं वो जो फ्लैट नहीं बनाया जाता था, टाइप से बनाते थे सर आवाज रुक रुक कर। पुराने स्ट्रक्चर में, मुगल स्ट्रक्चर या उसके पहले वाले स्ट्रक्चर में। सर अभी भी आवाज रुक रुक कर आ रहा है कभी कभी। वीडियो नहीं आ रहा है?
सर आवाज कभी कभी अभी भी रुक कर आ रहा है। देखिए, तो पुराने टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते थे उसमें एक गुंबद जैसा बनाया जाता था, बेनिफिट होता था। ठीक है, उस बेनिफिट की वजह से चली साइक्लोन्स में छत नहीं, उसमें क्या होता था, जैसे एक छोटा सा टर्म पढ़े थे आप लोग, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। उसमें क्या होता था, सोप अंदर का प्रेशर बड़ा होता था, सरफेस टेंशन वाला फिनोमिना, वो फिनोमिना भी यहाँ काम करता है। इसकी वजह से अंदर का प्रेशर तो बड़ा होगा ही, ठीक है, और बाहर का प्रेशर कम होगा। अब वो कर्व टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, छत ऐसे गुंबद टाइप का, गोल टाइप का बनाने से, या ऐसे इस टाइप का ट्रायंगल जैसा बनाने से, गोल टाइप कोन टाइप का बनाने से, वो क्या होता है, अंदर का प्रेशर थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा बड़ा भी हो तो भी बाहर वाले प्रेशर वाले जो फोर्स होता है, उस फोर्स के थोड़ा वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, इसलिए पुराने टाइम पे उस टाइप के गुंबद टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। मतलब इफेक्ट जो हुआ ना, इसकी वजह से डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो आया, उस डिफरेंस की वजह से, प्रेशर की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा ऊपर, उस फोर्स का इफेक्टिवनेस को थोड़ा कम कर देता है। और कम करने का तरीका बिल्कुल वही जो आप एक्सेस प्रेशर इनसाइड तो बबल पढ़े थे, कि कर्व के अंदर का प्रेशर बड़ा होता है, बाहर का प्रेशर छोटा होता है, उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग। बेनिफिट क्या है सर? ठीक है, चलो, तो ये सारे फंड। अब हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट्स एप्लीकेशन। यहाँ कुछ कैलकुलेशन सॉल्व होगा, इसमें एप्लीकेशंस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। देखिए, इस पे एक छोटा सा डेरिवेशन पूछा जाता है, एंड डेरिवेशन का नाम कहलाता है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं ये है क्या। ठीक है, एक कंटेनर, इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया। सर ये भी एप्लीकेशन है। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन का ही पार्ट है, बट यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, थ्योरेटिकल नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया गया, इस होल से लिक्विड बाहर निकलेगा। तो लिक्विड जब यहां से इस वेलोसिटी का नाम कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ई फ्लक्स। ठीक है, और ये इसका नाम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्यों कहलाता है, अब आप राइट, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, छोटा सा एक तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, ट्रैवल करके नीचे आया, तो यहाँ इसका एक वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी एच के टर्म में क्या होता है, कौन सा इक्वेशन लगेगा फाइनल वेलोसिटी v निकालने के लिए? u पता है, v निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम तो नहीं पता, कौन सा इक्वेशन? बिल्कुल, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u का वैल्यू 0, टू g हाइट इज h, तो v का वैल्यू क्या मिलेगा, √2g h। ठीक है, अब होता क्या है,
कि अगर हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं कि इसका एरिया छोटा है, नीचे का एरिया छोटा है, ये हाइट h है, तो इसका जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू डिराइव करने पे अभी हम लोग देखेंगे दैट वेलोसिटी इज सेम एज √2gh, और दोनों वेलोसिटी कंपैरिजन वाइज इक्वल हो जाता है, इसलिए इस वेलोसिटी का नाम कई बार कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, ये तो नाम हो गया। बस हम लोगों का यहाँ काम क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है, v। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, हाइट h, यहाँ जो लिक्विड होगा इसका एक सरफेस होगा, इस एरिया इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, दोनों एरिया पता है, v का वैल्यू। चलो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लॉजिक बताओ, अगर यहाँ से लिक्विड नीचे जाएगा तो ऊपर के लिक्विड का लेवल सेम रहेगा कि ये लेवल भी नीचे घटेगा? नीचे जाएगा, तो नीचे जो जाएगा लिक्विड उसका वेलोसिटी भी एक होगा, v1 नॉट गिवन। v1 का वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द गिवन वैल्यूज? यहां जो गिवन वैल्यूज है दे आर कैपिटल ए, स्मॉल ए, हाइट h और g तो पता ही होता है। ठीक है, दिस वैल्यूज आर गिवन, और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इस v का वैल्यू। क्वेश्चन पूछा जाएगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर। चलो अब ये वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? ठीक है, देखो, तो वेलोसिटी निकालना है तो अपने को ये बताओ क्या बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग का क्या सिस्टम था, ये टोटल वैल्यू एक कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी सेम। तो एनर्जी एक जगह सेम रहता है कि सभी जगह सेम रहता है? सभी जगह सेम रहता है। तो यू हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट और दोनों जगह एनर्जी को इक्वल बना देंगे। यस सर। ठीक है, और अननोन क्वांटिटी क्या है? v1 अननोन है, v का वैल्यू निकालना है, और इस Yes. टर्म में देखो कौन कौन सा टर्म आता है, प्रेशर, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालना है, मतलब ये तो रहेगा। हाइट का डिफरेंस h गिवन है तो h रह सकता है, लेकिन क्या प्रेशर का वैल्यू पता है अपने को, दिया हुआ है क्या? नहीं, हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम लोगों को इक्वेट करने के लिए दो ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू हम लोग को पता है, क्योंकि प्रेशर पता होगा तभी ना वैल्यू मिलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू। तो अपने को दो ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू नोन है, नोन टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट हम लोग यहां सेलेक्ट कर लेते हैं 1, क्योंकि देखो ये 1 वाला के कांटेक्ट में है तो प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 आएगा। वैसे ही एक दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहां पे। सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करने से बेनिफिट क्या है कि जो होल है उसके जस्ट आउटसाइड है, तो उसके इसके इस साइड तो एटमॉस्फेयर है, पॉइंट 2 का प्रेशर भी किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक। और हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों हम लगाएंगे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो बस कंपैरिजन दिखाने के लिए था। बर्नौलीज थ्योरम एट 1 and 2। चलो एक एक करके देखो। पॉइंट 1 पहला टर्म प्रेशर, तो बताओ 1 पॉइंट पे प्रेशर किसके इक्वल होगा?
पी नॉट। दूसरा टर्म काइनेटिक एनर्जी, तो इसका वेलोसिटी v1 है, तो वैल्यू हाफ पी v1 स्क्वायर। इसका नाम डेंसिटी रो, हाँ यस सर। वेलोसिटी v1 स्क्वायर। ठीक है। तीसरा टर्म रो जी एच, दैट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म याद कीजिए, mgh लिखने के लिए हम लोग एक लेवल सेलेक्ट करते हैं, लेवल से ऊपर जाएगा तो प्लस mgh, लेवल से नीचे गया तो माइनस। माइनस। तो एक लेवल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा लेवल सेलेक्ट करेंगे जीरो एनर्जी का, वो आपकी चॉइस। तो आप इसको भी जीरो लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी जीरो लेवल पे सेलेक्ट कर सकते हो, किसी एक को जीरो मानना पड़ेगा, और किसी एक को भी लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसे जीरो मानते हैं। ठीक है। तो इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऊपर वाले में प्लस रो जी एच, नीचे होता तो माइनस रो जी एच, इसको जीरो मानते हैं। हम लोग लिख किसके लिए हैं, पॉइंट 1 के लिए। तो पॉइंट 1 ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस और माइनस, इसको जीरो माने हैं। माइन प्लस। इससे पॉइंट 1 ऊपर, प्लस और माइनस, प्लस, अच्छा तो प्लस। डेंसिटी जी एच, ये समझ में आया। यस सर। इक्वल टू पॉइंट 2 के लिए लिखते हैं। ठीक है। फर्स्ट टर्म प्रेशर, ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर पी नॉट। ठीक है। दूसरा टर्म काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी का वैल्यू v, तो इट इज हाफ डेंसिटी v स्क्वायर, ये भी ठीक है। यस सर। थर्ड टर्म पोटेंशियल एनर्जी, तो इस लेवल को जीरो माने थे और ये पॉइंट तो सेम लेवल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो। सर जीरो कैसे हुआ? हम लोगों ने इस लेवल को अकॉर्डिंग हाइट एच, तो सर पोटेंशियल फिर से बताइए ना, सुनाई नहीं जिसको दिया। जीरो माना था उसी लेवल पे पॉइंट 2 है, तो उस एनर्जी जीरो। जीरो समझ में आया। सर फिर से बताइए ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को एक लेवल पड़ेगा, यस उस सर। लेवल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने के ऊपर नीचे वाले को माइनस, लेवल वाले को जीरो। जीरो। हम लोग लेवल सेलेक्ट किया। ठीक है। तो इस लेवल सेलेक्ट किया मतलब इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, जीरो। और इस लेवल में ही पॉइंट नंबर 2 है। यस सर। इस लेवल में पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 2 का एनर्जी क्या मानेंगे, जीरो। पॉइंट नंबर 2 का एनर्जी जीरो, तो 2 का एनर्जी जीरो, तो 1 तो ऊपर में है, तो 1 का एनर्जी mgh, तो 1 का एनर्जी लिखे थे mgh, तो 2 का एनर्जी क्या लेना होगा, जीरो, सेम लेवल। यस सर। क्लियर। तो यहाँ पे पी नॉट वाला टर्म देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग v1 स्क्वायर को राइट साइड ले आते हैं, तो यहाँ सर अपने हाफ, पास एक मिलेगा। सर हाफ इंटू रो भी कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं, यहाँ हाफ नहीं है ना, डेंसिटी वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा g इंटू एच इज इक्वल टू हाफ, एक हो गया v स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस। v1 स्क्वायर, हाफ कॉमन निकाल लेते हैं। यस सर। ठीक है। चलो इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। हम लोगों को फाइनली कैलकुलेट करना है वैल्यू v का वैल्यू। ठीक है। तो v का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए v1 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक। तो ऐसे में जब वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालना होता है तो इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लेते हैं कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है।
तो यहाँ आप एक और चुनेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि 1 सेकंड में जो भी वॉल्यूम कम होगा उतना ही वॉल्यूम 1 सेकंड में बाहर निकलेगा। इक्वेशन सिंपल था। और 1 सेकंड में जो वॉल्यूम बदलता है उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। उसके लिए फॉर्मूला एरिया इंटू, ये नीचे आया तो 1 सेकंड में जो वॉल्यूम नीचे आया उसका फॉर्मूला वेलोसिटी। और एक वॉल्यूम नीचे बाहर निकला उसका फॉर्मूला, इसका एरिया इंटू वेलोसिटी भी सेम होगा या नहीं। 1 सेकंड में जो वॉल्यूम घटा उतना ही 1 सेकंड में वॉल्यूम बाहर निकला, इक्वल। अब यहां से ये बताओ अपने को कैलकुलेट क्या करना था, v का वैल्यू, v1 नहीं चाहिए तो यहां से आप v1 का वैल्यू निकाल सकते हो। v1 इक्वल टू स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू v सेकंड, और सेकंड वाले वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो इट इज gh 1/2 v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 इज स्मॉल a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा तो 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर कॉमन स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। तो यहां से v स्क्वायर का वैल्यू 2gh का वैल्यू के अंदर दोनों आ जाएगा 2gh अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, डेरिवेशन ऑफ द वेलोसिटी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। डेरिवेशन में कुछ कंफ्यूजन हो गया है तो पूछिए। वेलोसिटी समझ में आ रहा है तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। देखो इस पूरे डेरिवेशन में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स है जो उस पर आपको ध्यान देना है, की पॉइंट्स इसको कह सकते हो। ठीक है, आपको ये वेलोसिटी निकालना था तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पे जो टॉप होगा इसका लिक्विड का जो वेलोसिटी है तो टॉप, तो की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि बर्नौली आपको 2 पॉइंट्स हैं और उन 2 एक्सप्रेशन लिखेंगे। कांस्टेंट मतलब 0.1 के लिए सारा वैल्यू इक्वल टू 0.2 के लिए सारा वैल्यू। ठीक है, अब वो 2 पॉइंट जो आप यूज करेंगे वो 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो 2 जहां आपको बर्नौली 2 पॉइंट वो वैसे पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू पता हो।
पता हो तो एक टॉप पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो पॉइंट 1 का प्रेशर P नॉट। दूसरा पॉइंट 2 जो होल है उसके जस्ट बाहर का पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि होल 2 जैसे बाहर में है तो बाहर वाले पॉइंट का प्रेशर P नॉट मिल गया, और वेलोसिटी भी है इसका, तो V वाला टर्म भी आ जाएगा। 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब दोनों जगह पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लिख लिए। पहला P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लेवल सेलेक्ट किए, हाइट एच था तो प्लस रो जी एच, ठीक है। 2 पॉइंट के लिए प्रेशर P नॉट, हाफ डेंसिटी V स्क्वायर, प्लस इसको लेवल सेलेक्ट किए थे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, तो P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी को एक साइड ले आएंगे V और V1 स्क्वायर को ना। सेकंड की पॉइंट जो आपको ध्यान दे, पॉइंट सिलेक्शन बर्नौलीज थ्योरम, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालना है V1 इन टर्म्स ऑफ V2, तो इन सब के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही काम आता है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ जो लिक्विड आया उसका इंटू वेलोसिटी, इसका एरिया इंटू ये वेलोसिटी, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो यहाँ से V निकालना है तो V1 का वैल्यू निकाल लिए और V1 का वैल्यू फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो V1 का वैल्यू यहाँ डाले, सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आया। रिजल्ट समझ में आया? चलो, जैसे स्पेशल केस क्या, एक नाम होता है ए, स्मॉल ए बहुत छोटा है जैसे, तो इसका नाम करते हैं हम लोग पिन होल, और ऑरिफिस, ठीक है। जैसे मान लो एक बड़ा सा बकेट है, उसमें एक छोटा सा होल कर दिया गया, एकदम छोटा होल, पतला पिन से या कोई सुई से, नीडल से, तो बताओ उसको होल करने से यहाँ से पानी जो निकलेगा वो ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा कि बहुत थोड़ा निकलेगा? बहुत थोड़ा। बहुत थोड़ा। तो ये वॉल्यूम जो बहुत थोड़ा निकलेगा तो इसका हाइट बहुत ज्यादा घटेगा कि लगभग सेम रहेगा? लगभग सेम। लगभग सेम छोटा होल बनाते हैं, उस छोटे होल का नाम पिन होल या ऑरिफिस, 45। ठीक है। तो ये ऑरिफिस या पिन होल बनाने से बेनिफिट क्या होगा, तो ये जो वेलोसिटी है V और V1 कंपेयर करते हैं, बताओ V और V1 में कौन वैल्यू बड़ा कौन वैल्यू छोटा, ये लेवल नीचे जाएगा क्या कि लगभग सेम? लगभग सेम। लगभग सेम। पहला कंक्लूजन, V1 इज ऑलमोस्ट इक्वल 0, ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड, अब ये सर मतलब समथिंग, ये स्मॉल वैल्यू, नीचे का वैल्यू इन 1 बाय इनफाइनाइट 0, तो 1 माइनस 0, तो वैल्यू क्या बचेगा? √2gh। तो यहाँ V का वैल्यू बचता है लगभग √2। ये पिन होल या ऑरिफिस होगा, तो एक बार फिर से देख लो, एरिया बहुत छोटा, ये एरिया बहुत बड़ा, तो 1 बाय इनफाइनाइट, 1 माइनस 0 1, तो बचेगा ऊपर में बस √2gh है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये समझ में आ रहा है? और ये जो वेलोसिटी है Yes, इसका sir. ही नाम कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स।